तो कंट्राडिक्शन आपके पास क्या होगी कि आपके पास जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको आपने निगेट करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं देयर इज द रैशनल नंबर्स, कि अगर सपोज करो कि जो आपने अब स्टेटमेंट आपने लिख रही है वो ये लिख रही है, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरैशनल नंबर्स इज रैशनल। आपने ये कंट्राडिक्शन करनी है कि आपने इरैशनल की जगह रैशनल लिखना है, कि ये कंट्राडिक्शन है आपके पास। सो वी सपोज दैट द negation of the statement is true, that is we suppose that there is a irrational number r and irrational number s such that r plus s is rational। अब उसने जो आपके पास स्टेटमेंट उसमें बोला है कि आपने एक कोई भी इरेशनल नंबर लेना है और कोई एक भी इरेशनल नंबर लेना है। तो जब रैशनल और इरेशनल को आपने ऐड करना है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमने ये स्टेटमेंट बनाई है कि अगर आप रैशनल और इरेशनल को सम अप करते हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो एक उसने रैशनल नंबर ले लिया आर, एक आपके पास ये रैशनल नंबर है, फिर आपने एक इरेशनल नंबर लिया एस, और जब इसको आप सम अप करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, रैशनल आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन आपने ली है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, आर का अगर रैशनल नंबर है तो आर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर आर रैशनल नंबर है तो आर को हम लिख सकते हैं ए ओवर बी की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और इसी तरह हम लोगों ने बोला है कि जो इसका सम है, आर और एस, कोई भी सम है उसका आंसर भी आपके पास क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो एक आर हमने रैशनल नंबर लिया है, एस हमने इरेशनल नंबर लिया है, और इसका जो सम है वो अगेन हमने क्या लिखा है कि वो आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो आर प्लस एस का आंसर भी आपके पास क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो ये दो चीजें हम लोगों ने गिवन में है जो आपके पास, तो वो हमने लिख ली है। नीचे उसने लिखा हुआ है कि आपके पास ए बी और सी डी किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। और जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो बी भी जीरो नहीं होगा और जो डी है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि जो आपके पास नंबर्स हैं ए बी सी डी वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। यूजिंग वन इन टू वी गेट, अब यहाँ पे इस आर की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं ए ओवर बी। इस आर की जगह, तो इस आर की जगह वो क्या पुट करेगा, ए ओवर बी। अब ए और बी यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी ओवर बी डी। अब बी सी माइनस ए डी कोई नंबर है, बी डी भी कोई नंबर है, और बी डी आपके पास जीरो नहीं है। तो ये जो एस है ये तो रैशनल नंबर बन गया है, लेकिन हमने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि जो एस है वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपके पास वो चेंज आ गया, यहाँ कंट्राडिक्शन आ गई है कि हमने आर को रैशनल बोला था लेकिन एस को इरेशनल बोला था, लेकिन जब हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया तो जो एस है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। सो दिस इज द कंट्राडिक्शन। सो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू होगी। इसी तरह प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल, ये आपके पास एक थ्योरम है। तो अगर ये हम लोगों ने ये शो करना है कि ये इरेशनल है, और जब हम लोग उसके कंट्रोडिक्शन करेंगे तो क्या करेंगे कि सपोज करते हैं कि ये रैशनल है, ये हमने कंट्रोडिक्शन ले लिया। तो हम लोगों ने जो कंट्रोडिक्शन ली है वो क्या ली है, सपोज के रूट टू इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको एम ओवर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर की फॉर्म में। तो स्केयर रूट टू को सपोज करो वो किस फॉर्म में होगा, एम ओवर एन की फॉर्म में होगा। दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, इसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, टू बच जाएगा, एम के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और एन के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एन डिवाइड हो रहा है, इधर आके टू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एन स्केयर। अब एम स्केयर आपके पास क्या कर रहा है कि आपके पास जो एम स्केयर है उसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एम है वो किसकी इक्वल है, टू एन स्केयर के। तो एन स्केयर कोई भी नंबर है, जब वो टू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो एम स्केयर आपके पास क्या होगा, इवन होगा। तो सो एम स्केयर इंप्लाइज के एम स्केयर क्या इवन है। इट फॉलोज एम भी इवन है। अगर एम स्केयर इवन है तो हम लोगों ने थ्योरम भी किया था कि अगर कोई स्केयर इवन है, किसी भी नंबर का स्केयर इवन है तो वो जो नंबर है वो खुद भी इवन होता है। तो एम स्केयर अगर इवन है तो एम भी इवन होगा। अगर एम इवन है तो हम एम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टू के की फॉर्म में, क्योंकि ये इवन नंबर की प्रॉपर्टी है, इवन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू टू के है, तो इस एम की जगह आप टू के पुट करो और ये टू एन स्केयर एज इट इज आएगा। टू के स्केयर का मतलब है फोर के स्केयर इज इक्वल टू टू एन स्केयर। फोर कैंसिल हो जाएगा आपस में, टू वन जा टू, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टू। तो एन स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, टू के स्केयर। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है,
एन स्केयर भी आपके पास क्या है, इवन है। तो अगर एन स्केयर इवन है, क्योंकि एन स्केयर इवन क्यों है, क्योंकि ये जो के स्केयर है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टू से। और कोई भी नंबर का टू से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास क्या होता है, इवन। तो एन स्केयर क्या होगा, इवन। अगर एन स्क्वेयर इवन है तो एन भी आपके पास क्या है, इवन है। और हम ये भी पता है हमें कि एम भी इवन है। सो हेंस बोथ एम एंड एन आर इवन, और उनका कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, टू। अगर दोनों नंबर्स इवन है तो लास्ट में वो टू पे तो डिवाइड होंगे ही होंगे। तो जिनका कॉमन फैक्टर होगा वो टू होगा, मतलब वो दोनों टू पे लास्ट में डिवाइड होंगे। फिर बट दिस contradicts the supposition that m and n have no common factors। लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पे m और n को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने तो यहाँ पे बोला कि इसके कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर्स होते तो हम लोग फिर वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम लोगों ने एक्चुअल में m और n की फॉर्म में लिया था, इसके साथ कोई भी टू नहीं लिखा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे ये अपना थ्योरम यहाँ तक किया, उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कि इसका कॉमन फैक्टर टू निकलता है क्योंकि दोनों इवन है। सो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट एम एंड एन हैव नो कॉमन फैक्टर्स, हेंस आवर अपोजिशन इज फेल्स या फेल्ड। सो थ्योरम इज ट्रू। तो थ्योरम आपके पास ट्रू है। अब ये ना भी करो तो आपके पास यहाँ तक भी आंसर ट्रू है। नेक्स्ट उसने सिंपल टू को वन के अंदर पुट किया। ये जो टू आपके पास है, एम इक्वल टू टू के है, उसको आपने इसके अंदर पुट किया टू के स्क्वायर के। अगेन ये आपके पास आई थिंक यहाँ तक ही बहुत है। ये आपने यहाँ तक थ्योरम करना है, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक। ये है। दोबारा देख लें, आपके पास थ्योरम था कि आपने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट टू इरेशनल है। आपने कॉन्ट्रडिक्शन से सपोज किया कि स्क्वायर रूट टू रैशनल है। अगर स्क्वायर रूट टू रैशनल है तो उसको एम ओवर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दी है, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि ये इवन है। तो अगर एम स्क्वायर इवन है तो एम भी इवन होगा। अगर एम इवन है तो एम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये वाली एम की वैल्यू आपने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दी है एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने देखा कि एन स्क्वायर भी इवन है। अगर एन भी इवन है और एम भी इवन है तो वो टू पे लाजमी डिवाइड होंगे। तो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो टू निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एम ओवर एन को कॉमन फैक्टर कोई भी सेम नहीं रखा। तो ये आपके पास पोजीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये सेम वही है जो हम लोगों ने पहले किया है। नेक्स्ट है प्रूव दैट एनी इंटीजर ए एंड एनी प्राइम नंबर पी। कोई भी ए इंटीजर है और कोई भी प्राइम नंबर पी है, और वो अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो जो पी है वो ए प्लस वन को डिवाइड नहीं करेगा। ये आपके पास एक्सरसाइज है या थ्योरम है, ये चीज कि कोई भी इंटीजर है और कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर ए को डिवाइड कर रहा है तो जो पी है वो ए प्लस वन को डिवाइड नहीं करेगा। ये आपने प्रूव करना है। तो आपने कॉन्ट्राडिक्शन से सपोज कर लिया देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर ए एंड अ प्राइम नंबर पी सच दैट कि पी ए को डिवाइड कर रहा है। अब कॉन्ट्राडिक्शन लेनी है तो हम लोगों ने सपोज करा कि जो पी है वो ए प्लस वन को भी डिवाइड करेगा। ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। सो अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को हम लिख सकते हैं पी इंटू आर की फॉर्म में। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये इंटू पी इंटू आर क्यों लिखा जाता है। इसी तरह अगर पी डिवाइड कर रहा है ए प्लस वन को, तो ए प्लस वन को लिखा जा सकता है पी इंटू एस की फॉर्म में। एस आपके पास आता है जो आंसर आता है इन दोनों को डिवाइड करके। तो इट फॉलोज दैट यहां से ये इन्होंने वैल्यूज पुट की हैं, ए प्लस वन, कहाँ गया, इट फॉलोज दैट ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, पी इंटू आर। तो आपने इसे ए की जगह पुट करना है पी इंटू आर, ये वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आंसर आएगा। नहीं, ये आपके पास आया ए इक्वल टू पी इंटू आर क्योंकि पी ए को डिवाइड कर रहा था। और ये आपके पास आया ए प्लस वन इक्वल टू पी इंटू एस क्योंकि पी जो है वो ए प्लस वन को डिवाइड कर रहा था। अब वन को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वन इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस ए, क्योंकि माइनस ए और प्लस ए ने आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर वन नहीं आना है। तो वन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस वन माइनस ए। अगेन ए का आंसर आपके पास क्या है, पी इंटू आर। और ए प्लस वन का आंसर आपके पास क्या आया हुआ है, पी इंटू एस। तो ए प्लस वन की जगह क्या पुट कर देंगे, पी इंटू एस। और ए की जगह क्या पुट कर देंगे, पी इंटू आर। तो ए प्लस वन की जगह पी इंटू एस पुट कर दिया और ए की जगह पी मल्टीप्लाई बाय आर ये पुट कर दिया। दोनों में से पी कॉमन आता है, पी कॉमन आ गया, पीछे क्या रह जाएगा, एस माइनस आर। अब ये आपके पास क्या इंप्लाइज कर रहा है,
एस माइनस आर का अगेन आंसर कोई ना कोई आएगा। अब इसका मतलब है कि जो पी है वो वन को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर पी वन को डिवाइड कर रहा है बट द ओनली इंटीजर डिवाइजर ऑफ वन आर वन। अब लेकिन पी वन को डिवाइड नहीं कर सकता, वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है। अगर पी वन को डिवाइड करेगा तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो वन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो वन को प्रॉपर डिवाइड कर सके, या तो वो वन है या तो वो माइनस वन है। सो सिंस पी इज प्राइम, और क्योंकि पी प्राइम है तो जो पी की प्राइम है वन प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंस पी इज प्राइम एंड प्राइम जो है वो वन से बड़ा होता है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपके पास जो सपोजिशन थी वो फॉल्स है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल है, इसको एक दफा दोबारा देख लो। आपने ये चीज सपोज कर दिया कि ए कोई भी इंटीजर है, पी प्राइम है, और पी ए को डिवाइड कर रहा था, इतना तो गिवन है। वहां पे इसने बोला था कि प्रूव करें कि पी ए प्लस वन को डिवाइड नहीं करता, आपने सपोज किया कि पी ए प्लस वन को डिवाइड करता है। अब पी ए को भी डिवाइड कर रहे हैं और पी ए प्लस वन को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर पी ए को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी इंटू आर। और इसी तरह पी अगर ए प्लस वन को डिवाइड कर रहा है तो ए प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू एस। फिर हम लोगों ने कहा है कि वन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ए प्लस से आपस में कैंसिल होकर आंसर वन ही आएगा। फिर सिंपल वैल्यूज पुट की है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके पास आया वन इज इक्वल टू पी इंटू वन इज इक्वल टू पी इंटू समथिंग। तो इसका मतलब है कि जो पी है वन को भी डिवाइड कर रहा है। अब पी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होगा वो आपके पास टू से स्टार्ट होते हैं। तो जो प्राइम नंबर है, जो टू है वो वन को डिवाइड नहीं करता, पॉइंट में आंसर आता है। तो वन को जो डिवाइड कर सकता है वो सिर्फ वन कर सकता है या तो माइनस वन कर सकता है। तो ये बस कंट्रोडिक्शन आ गई है, तो फिर आप कहेंगे कि आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये भी सेम वही चीज है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये वाले क्वेश्चन को ये मत करना चाहे टू। ये एक दो एग्जाम्पल अगर आप लोग इसकी कर लोगे तो आपको ये समझ आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन का मतलब होता है कि आपने पूरी स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, आपने गिवन वाले जो आपके पास वैल्यूज है वो भी चेंज करनी है, और जो आपने प्रूफ करने हैं वो भी चेंज करनी है। सो प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन, इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन। अब आपने ये चीज शो करनी है कि किसी भी हर एन के इंटीजर के लिए अगर एन स्क्वायर इवन है तो एन भी इवन होगा। ये हम लोगों ने कंट्रापोजिशन से यूज करना है। So prove the contraposition positive of the given statement is if n is not even। यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि n even है तो n स्क्वेयर भी क्या होगा, even होगा। आपने सपोज कर लिया कि if n is not even then n स्क्वेयर is not even। बिल्कुल ऑपोजिट आप चले गए हो, वहां पे इसने दोनों इवन लिए हैं, यहाँ पे आपने दोनों ऑड ले लिए हैं। गिवन भी ऑड लिया है और जो प्रूव करना है वो भी ऑड लिया है। सो इफ n इज ऑड देन n स्क्वेयर इज ऑड, ये आपने प्रूव करना है। तो अगर एन नॉड है तो एन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है टू के प्लस वन की फॉर्म में। फिर आपने इसको स्क्वायर लिया, एन स्क्वायर इसको टू के प्लस वन, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, टू के प्लस वन होल स्क्वायर का आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आंसर आएगा आपके पास। फिर यहाँ से इन दो टर्म्स में से टू कॉमन आता है, टू कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा आपके पास टू के स्क्वायर प्लस टू के, और ये प्लस वन में से कॉमन नहीं आता तो ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। अगेन इसकी जगह जब आप कोई ना कोई नंबर लिखोगे तो आपके पास अगेन कोई नंबर आएगा, सपोज करो वो नंबर क्या है, आर है। तो टू इंटू आर प्लस वन, अगेन ये आपके पास कौन सा नंबर बनता है, ऑड नंबर बनता है। तो आपके पास आपने सपोज किया था एन ऑड है, और आपने कहा था कि अगर एन ऑड है तो जो उसका स्क्वायर है वो भी ऑड होगा, और वही आपने प्रूव कर दिया है कि एन ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या है, ऑड है। तो आपने पूरी स्टेटमेंट चेंज की थी, आपने गिवन भी चेंज किया था, आपने प्रूफ भी चेंज किया था, और आपने चेंज कर जो चेंज वाली स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूव कर दिया है। तो अगर वो जो चेंज वाली स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गई है तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। इस ये और कॉन्ट्राडिक्शन आपस में चेंज होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में आपने आधी चीज को वो चेंज करना होता है। फिर आप कहते हो कि अगर कहीं ना कहीं सी पॉइंट में आपकी वो फॉल्स हो जाती है, फिर आप कहते हो कि आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपने पूरी स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, फिर उस स्टेटमेंट को जो आपने चेंज की हुई स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूव करना है, और अगर वो आपके पास ट्रू प्रूव हो जाती है तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगी। ये कंट्रापोजिशन होती है। इसी तरह सेकंड वाला ये वाली एक्सरसाइज है, ये सेम वैसे ही आपने करनी है। अगेन इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि थ्री एन प्लस टू आपके पास क्या है, ऑड है। आपने क्या करना है कि ये इवन है, तो अगर ये इवन है तो एन भी आपके पास क्या होगा, इवन होगा। फिर आपने इसको अगेन पूरी स्टेटमेंट चेंज करनी है, इसको ट्रू प्रूव कर देना है चेंज वाली स्टेटमेंट को। अगर चेंज वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी आपके पास प्रूव हो जाएगी।
जैसे यहाँ पे है प्रूव दैट इफ एन स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, अगर एन स्क्वायर कोई भी नंबर एन स्क्वायर है, अगर वो 25 से डिविजिबल नहीं है, तो जो एन है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ये स्टेटमेंट है। अब आपने इसको चेंज करना है, कंट्रा पॉजिटिव करना है। तब क्या करोगे कि एन इज डिविजिबल बाय 5, अगर एन डिविजिबल 5 है तो एन स्क्वायर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5, 25 होगा। तो इफ एन इज डिविजिबल बाय 5, अब यहाँ पे आप ये चीज भी याद रखो कि जो आपने प्रूफ करना होता है, जो आपने प्रूफ करना है वो गिवन बन जाता है, और जो गिवन है वो प्रूफ बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्रूफ आपने क्या करना था, प्रूव दैट इफ एन स्क्वायर इज डिविजिबल 25। ये गिवन था कि इफ के साथ जो भी स्टेटमेंट आती है वो गिवन होती है, कि अगर एन स्क्वायर नॉट डिविजिबल बाय 25 है तो ये गिवन है। फिर था कि एन बी डिविजिबल नहीं होगा 5 से। अब आपने जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनानी है तो आपने स्टेटमेंट भी चेंज करनी है, और इसके अलावा जो गिवन है उसको प्रूफ वाली साइड पे चेंज करना है, जो प्रूफ करना है आपने उसको गिवन वाली साइड पे चेंज करना है। तो यहाँ पे ये प्रूफ था, इसको अब हम लोग गिवन बनाएंगे। इफ एन इज डिविजिबल बाय 5, देन एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25। तो ये न्यू स्टेटमेंट आपके पास थ्योरम की आई है जो आपने प्रूव करनी है। फिर आपने कहा है कि इसको अब प्रूव करना है, सपोज एन इज डिविजिबल बाय 5। अगर एन डिविजिबल है 5 से तो एन को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू के की फॉर्म में। फिर दोनों साइड पे आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एन स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि जो एन स्क्वायर है ये भी 25 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट करता है जो क्या है, के स्क्वायर है। तो ये आपके पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। मैम इसकी समझ नहीं आई, फिर से जरा समझा दें। जैसे ये देखो, प्रूव दैट इफ एन स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25। ठीक है ये, और अगर एन स्क्वायर डिविजिबल नहीं है 25 से तो आपने ये प्रूव करना है कि जो एन नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ये आपके पास थ्योरम था। अब हमने इसकी कंट्रापोजिशन चेंज करनी है, कंट्रापोजिशन से प्रूव करना है। अब कंट्रापोजिशन क्या कहता है कि जो आपके पास गिवन है उसको आपने प्रूफ बनाना है, टू बी प्रूफ, और जो प्रूफ होने वाला है उसको आपने गिवन बनाना है। अब ये आपके पास प्रूव करना था, आपने इस चीज को प्रूव करना था कि एन इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो जब आप इसकी कंट्रापोजिशन पॉजिटिव स्टेटमेंट करोगे तो अब आपने इसको गिवन बनाना है। तो एन और नॉट को आप चेंज करोगे क्योंकि आपने कंट्राडिक्शन में भी यहाँ पे आना है। तो एन इज डिविजिबल बाय 5, देन एन स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 25। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास, एन इज डिविजिबल बाय 5, देन एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25। अब अगर n डिविजिबल बाय 5 है, ये गिवन है, अगर n डिविजिबल बाय 5 है तो n को हम लोग लिख सकते हैं 5k की फॉर्म में। ये जो k है ये आंसर आता है कि अगर n डिविजिबल बाय 5, अगर मतलब n जो नंबर है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है तो कोई ना कोई आंसर भी तो उसका एग्जिस्ट करेगा ना, जो आंसर आएगा। जैसे अगर आप सपोज करो 30 है, अगर वो 5 पे डिविजिबल है तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे उसने 6 की जगह k लिख दी है। तो अगर n डिविजिबल बाय 5 है तो अगर n, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आता है और के का स्क्वायर के आ गया। अब नेक्स्ट इसका मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब है कि जो एन स्क्वायर है वो 25 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो के स्क्वायर है ये उसका आंसर है। जब एन स्क्वायर को आप 25 पे डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, वो आपके पास क्या है, के स्क्वायर है। तो ये आपने थ्योरम जो है वो प्रूव करती है। मैंने ये आपको लिखना बताया था कि हम लोग ये नंबर कैसे लिखते हैं, n इक्वल टू 5 के। ये आपको समझ आनी चाहिए तो ही आपको ये जो थ्योरम्स है ये आएंगे। जब हम लोग कहते हैं ना कि ये नंबर इससे डिवाइड होता है, अगर ये नंबर इससे डिवाइड होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। और डिविजिबिलिटी का मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो, मैं यहाँ पे आप लिख नहीं हो, एक दफा दोबारा सोच समझ लो। सपोज करो कि लिखा हुआ है 6 है, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, एक तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर ये इस फॉर्म में आता है, ये है। अब अगर ये है तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2। तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। समझ आइए, अगर 3 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा।
तो 6 को लिख सकती हूँ कि जो डिवाइजर और उसके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 ही नहीं बनेगा। अब यहाँ पे भी इसने वही चीज यूज की है कि अगर n जो है वो डिविजिबल है 5 से, मतलब अगर 5 जो है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो जो n है वो 5 और जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीपल को लिख सकते हैं। समझ आई है? यस यस मैम। मैम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ दैट इफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन 1। एक्स मॉड, अगर एक्स मॉड जो है वो 1 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, और एक्स की वैल्यू लेस देन -1 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये जो एक्स मॉड होता है, इस एक्स मॉड के अंदर प्लस वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और माइनस वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। इसको बोलते हैं मॉड। इसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस एक्स आता है, एक माइनस एक्स आता है। तो प्रूव डैट अगर एक्स मॉड की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो एक्स है वो 1 से बड़ा होगा और एक्स -1 से छोटा होगा। तो इस पूरी स्टेटमेंट को अब आपने चेंज करना है। अगेन गिवन जो है वो आपके पास प्रूफ बन जाएगा, जो प्रूफ है वो गिवन बन जाएगा। तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इज, अब ये वाली जो चीज है ये गिवन होगी। सो इफ एक्स इज, अब आपने स्टेटमेंट को गिवन भी बनाना है और स्टेटमेंट को चेंज भी करना है। तो इफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और साथ में किसका साइन आएगा, इक्वल का। सो इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन जो आपके पास मॉड है यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इस पूरी स्टेटमेंट को आपने कंट्रापोजिटिव जो स्टेटमेंट है उसमें चेंज कर लिया है। पहली बात, जो आपके पास प्रूफ है, जो प्रूफ करने वाली चीज है उसको आपने गिवन बनाया है। गिवन बनाने के बाद उस पूरी स्टेटमेंट को भी चेंज किया आपने। जैसे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 था, तो ग्रेटर का आपके पास ऑपोजिट क्या होता है, लेस देन, और साथ में क्या होता है, इक्वल का साइन। और ये लेस है, तो लेस का आपके पास ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटर का साइन, और साथ में आपके पास इक्वल का साइन आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट को अब आपने प्रूव करना है जो आपने चेंज की है। अब ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है। तो अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। एक्स तो सेम ही आ रही है ना दोनों में। एक में एक्स की वैल्यू इसने क्या बोला है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये एक्स की वैल्यू लेस देन 1 भी लिख ली हम लोगों ने, सॉरी, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। फिर वो क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर जो आपके पास ये एक्स है मॉड, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, क्योंकि दोनों के साथ लेस देन का साइन आ रहा है तो यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया, तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगी। यहाँ पे आई थिंक इतना ही बहुत है ये कंट्रापोजिशन के। तो हम लोगों ने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में जो 3 बेसिक आपके पास मेथड्स आते हैं थ्योरम प्रूव करने के, ये रूल्स ऑफ इन्फेरेंस बोलते हैं इसको। तो डायरेक्ट मेथड आता है, कंट्राडिक्शन मेथड आता है, और कंट्रापोजिशन मेथड आता है। तो डायरेक्ट मेथड में तो आपने जो स्टेटमेंट होती है उसी को आपके सॉल्व करना होता है। कंट्राडिक्शन में आपने स्टेटमेंट को, जो प्रूफ वाला पार्ट है बस उसको चेंज करना होता है, उसको कंट्राडिक्ट करना होता है। और जो कंट्रापोजिशन होती है उसमें आपने गिवन को प्रूफ बनाना होता है, प्रूफ को गिवन बनाना होता है, और पूरी स्टेटमेंट को भी चेंज करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। किसका एक दफा टेस्ट देना है तुम लोगों ने, या प्रैक्टिस वगैरह कुछ असाइनमेंट दे दूं? मैम जी असाइनमेंट कैसी ईद के असाइनमेंट? बाद दे दीजिएगा। असाइनमेंट, अगर बच्चे मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी ना तो फिर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी जब तक इसको आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, इसके क्वेश्चंस को। तो जब से आप मैम इसको हम हाथ वैसे से नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हमारा ना प्रैक्टिकल है थर्सडे को। वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो फिर इसकी? यस यस मैम। मैम, कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं साथ साथ। तो समझ आ रही है? यस मैम।
ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आई थिंक आपको आउटलाइन सेंड किए हैं मैंने कि नहीं? आपकी आउटलाइंस में जो दो बेसिक पोर्शंस थे, एक था लॉजिक्स वाला जिसमें ट्रू फॉल्स थे, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपके पास रूल्स ऑफ इन्फेरेंस वाला, ये रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो सेट थ्योरी आता है। सेट थ्योरी आपके लिए इजी होगा क्योंकि ये आप लोगों ने तकरीबन सारा पहले किया होता है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ये सेट थ्योरी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है। सेट थ्योरी में आप लोगों ने जो सब इसमें थ्योरम्स ही आते हैं, थ्योरम्स बाद में करेंगे, पहले आपने इसकी बेसिक जो बेसिक चीजें हैं वो एक दफा देख लो। अब सेट्स होते हैं, सेट्स होता है कि कोई भी आपके पास नंबर्स, अगर आप नंबर्स को अरेंज करके लिख देते हो तो आप उसको सेट बोल देते हो। अब सेट की टाइप्स होती हैं, पहली टेबुलर फॉर्म होती है, फिर आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जो टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म नंबर्स की फॉर्म में होती है। जैसे अगर आपके पास ये सेट है ए 1 2 3 4 5। ये कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। बी आपके पास क्या है, 2 4 6 8 अप टू 50, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर्स हैं अप टू 50। सी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9, ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स आप कह सकते हो, ये खाली ऑड नंबर्स है। तो ऐसे सेट जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाए, जो आप देख के आपको इजी लगे, वो आपके पास क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है जिसको आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हो, अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करते हो। जैसे अगर यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म, ये सेट था, ये क्या था, 1 2 3 4 5। इसी को अगर आपने खुद लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ए आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो आप इंग्लिश के फॉर्म में, वर्डिंग के फॉर्म में लिखते हो, वो आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह बी आपके पास क्या था, यहाँ पे सेट सेट ऑफ इवन नंबर्स था, कहाँ तक था, 50 तक था। तो बी आपने क्या लिख लिया, खुद डिस्क्राइब क्या कर लिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50। 50 से लेस है और 50 तक है। फिर आपके पास सी वाला जो सेट था वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स था, इसी तरह आपने सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को डिस्क्राइब कर देना होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो आपके पास होती है वो आपके पास सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है इसको। एक ये चीज ध्यान से देख लो, अब जैसे यहाँ पे ए सेट था, ए हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था। तो यहाँ पे आपने सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है कि एक्स है। एक्स का मतलब है जितने भी वो नंबर्स हैं, वो नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक सेट लिखा हुआ था, 5 तक। तो वो जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू है 5, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड सेट था वो इवन नंबर्स का सेट था। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, इवन नंबर से बिलोंग करेगा। और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था, 50, 50 से लेस। खैर यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, 0 नहीं 2 है। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा था। समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपके लिए ये इजी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, रैशनल्स है। ये सारे सेट्स को एक दफा उसने डिस्क्राइब कर दिया कि कौन से नंबर्स होते हैं। ये आप लोगों को पहले आते हैं। नेक्स्ट सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ ए आर बी टू सेट्स एंड ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, और अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, देन ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कि ए का कोई भी अगर आप एलिमेंट पकड़ते हो तो वो बी में लाजमी होना चाहिए। ये आपके पास सबसेट की डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी लाजमी होगा। तो ये सबसेट की डेफिनेशन है कि अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में भी होगा, मतलब इसका हर एलिमेंट दूसरे में होगा जिसका वो सबसेट है। तो यहाँ से आपने सिर्फ ये एक सबसेट की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि जैसे सबसेट में ये होता है कि हर सेट अपना सबसेट होता है। जैसे अगर कोई सेट है 1 2 3 4 5, ए सेट है 1 2 3 4 5, बी भी सेट है 1 2 3 4 5, तो मैं कह सकती हूँ कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, सबसेट है बी का मतलब ये वाला साइन यूज करना है आपने।
ये वाला और नीचे लाइन लगानी है, ये खाली सबसेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बोलते हैं जिसमें ए के जो बी वाला सेट है वो बड़ा सेट होता है और जो सब ए वाला सेट है वो छोटा होता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो लेट ए एंड बी सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में होगा और बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है आपके पास, ए आपके पास क्या है 1 3 5 और बी आपके पास क्या है 1 2 3 4 5। ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के हर एलिमेंट किस में है, बी में है, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। तो जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो प्रॉपर सबसेट की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। इसके नीचे जो लाइन है वो नहीं लगती, ये आपके पास सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी। फिर आपके पास मैम जो इक्वल। सबसेट है उसमें जो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने कंपलसरी हैं, कि ये भी हो सकता है कि कुछ हो और कुछ ना हो? सबसेट में यस मैम। नहीं, जैसे यहाँ पे देखो 1, जैसे ये जो सबसेट है, सबसेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे सपोज करो ये एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं, ए इक्वल टू ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब उसने बोला ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। हम इसको सबसेट भी बोलते हैं, हम इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ए का हर एलिमेंट किसमें है, बी में है। ठीक है, ये आपके पास सबसेट भी है और ये प्रॉपर सबसेट भी है। नेक्स्ट उसने बोला है कि सी सबसेट है बी का। अब सी भी आपके पास सबसेट है बी का क्योंकि सी के अंदर क्या है 1 2 3 4 और वो बी के अंदर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो सी भी सबसेट है बी का। फिर वो बोलेगा ए सबसेट है डी का। अब यहां से ये सबसेट की डेफिनेशन है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 और डी के अंदर भी एलिमेंट्स क्या है 3 1 5। अगर अरेंज करेंगे तो 1 3 5 ही बनता है। अब ए और डी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर उनके जो सबसेट होता है उसमें होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हैं, अगर ए के अंदर भी तीन ही एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 3 5 अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए सबसेट है डी का, तो उसका मतलब है कि 1 3 5 सारे के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि कर रहे हैं। तो ए सबसेट है डी का, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है डी का। क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जो जो डी है वो सेट बड़ा होना चाहिए। सबसेट की ये डेफिनेशन नहीं है। सबसेट ये कहता है कि हर एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए। क्लियर हुआ है? जी मैम, हो गया। नेक्स्ट आपके पास इक्वल सेट आता है। इक्वल सेट आपके पास होता है टू सेट्स आर ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि आपके ये दोनों साइड पे ट्रू हो जाती हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एग्जैक्ट वही नंबर्स होने चाहिए। तो ए इज इक्वल टू बी होगा इफ ए भी सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का। तो वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए आपके पास क्या है 1 2 3 6 और सी आपके पास क्या है 3 1 6 2। इसको अरेंज करोगे तो ये 1 2 3 6 ही बनता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास नल सेट आता है। नल सेट ऐसे बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी आपके पास सेट नहीं होता, एम्प्टी सेट को बोलते हैं। इसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं लेकिन आई इतनी आती नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना है कि ये सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट की, नल की, इसके अलावा इक्वल सेट की, ये डेफिनेशन आप लोग कर सको। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ऐसे द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। अब जो आपके पास सपोज करो आप कहते हो ना कि ए और बी दो सेट्स हैं। अब ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के अंदर, सारे यू के अंदर है, तो जो यू है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब यू जो आपके पास है वो सबसे बड़ा सेट होगा, उसमें से आप दो सबसेट बनाते हो या तीन बनाते हो। तो अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट उसके यू के अंदर भी हैं, तो जो यू है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आई थिंक बाकी मीटिंग का टाइम 2 मिनट रह गया है, तो आप लोग बाकी कोई क्वेश्चन पूछ लो, बाकी ये कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ओके।